रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के अंदर एक और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जिसकी मदद से फ्लड्स को मैनेज किया जा सकता है उसको फ्लड प्लेन मैनेजमेंट बोला जाता है। याद रखिएगा, दुनिया की किसी भी एरिया में जहां पर टेरेन फ्लैट होती है या जिसको हम उर्दू में मैदानी इलाके कहते हैं, वहां पे डैम्स एक सुटेबल ऑप्शन नहीं होती, क्योंकि डैम्स की वजह से पीछे रिजर्वायर बनता है और उससे इनंडेशन होती है। सो ऐसी जगहों के ऊपर या ऐसी कंडीशंस के ऊपर जो सबसे वाइबल ऑप्शन आपके पास आती है वो है फ्लड प्लेन मैनेजमेंट। अच्छा, ये कोई नया तरीका नहीं है, सदियों से ये तरीका चला आ रहा है और नेचर ने ही खुद हमें इस तरीके को बताया है। अब इस तरीके के अंदर होता क्या है कि नॉर्मली प्लेन एरियाज के अंदर अगर आप देखें तो कोई भी रिवर, भले आप इंडस की एग्जांपल ले लें, उसकी विड्थ काफी ज्यादा होती है। होता क्या है, जब हाई फ्लड सीजन होता है तो उसके अंदर पानी जो है वो बैंक से बाहर काफी दूर तक जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी रिसीड करते हुए उसके अंदर आता है। इस तरीके से ना सिर्फ हाई फ्लड मैनेज हो जाता है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है, सेडिमेंट जो अपने साथ लेके आता है वो मट्टी को या जमीनों को या फसलों को मजीद दरखेज करता है, उसके अंदर नरिशमेंट इनरिच करता है और जो अगली क्रॉप्स होती हैं इसके बाद वो काफी बम्पर क्रॉप्स होती हैं। तो इसका एक और सबसे बड़ा फायदा है वो ये होता है कि जो डाउनस्ट्रीम एरियाज होते हैं या लोअर रेपेरियंस होते हैं, वहां तक जब पानी पहुंचता है तो काफी हद तक इसकी वेलोसिटी कम हो चुकी होती है और जो इसकी डेविस्टेटिंग इंपैक्ट होता है वो काफी कम हो चुका होता है। जैसे कि अभी मैंने आपको अर्ज किया कि फ्लड प्लेन के अंदर चूंकि एक तो सेडिमेंट डिपॉजिट होता है, दूसरा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है। मैं पंजाबी की एग्जांपल लेता हूं। 2025 के अंदर क्या हुआ, आप देखें चनाब के इर्द गिर्द जब फ्लड आया तो उसने काफी स्प्रेड किया। अब अनफॉर्चुनेटली जो फ्लड प्लेन का एरिया था, ये जो एरिया था जहां तक फ्लड को स्प्रेड होना था, वहां पे आबादी थी, वहां पे लोगों ने अपनी फसलें उगाई नहीं थी, तो जिसकी वजह से काफी नुकसान हुआ। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कोई $13 मिलियन के करीब का नुकसान हो चुका है इसके अंदर। फ्लड के अंदर नहीं होना चाहिए था अगर हम इसकी प्रॉपर प्लानिंग करते। अब फ्लड प्लेन की प्लानिंग कैसे की जा सकती है? एक नया तरीका जो है वो है फ्लड जोनिंग की है। साइंसी मेथड्स के ऊपर अगर हम जीआईएस, रिमोट सेंसिंग की हेल्प लेते हैं और हम ऐसे एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि फ्लड प्रोन है, उसको मिसाल के तौर पर अगर हम हाई वल्नरेबल जोन डिक्लेयर कर देते हैं, देन इट्स द पार्ट ऑफ अ गवर्नमेंट कि वो वहां पे किसी किस्म का इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, आबादी, सोसाइटी या किसी और किस्म की ऐसी एक्टिविटी को ना अलाउ करे। अनफॉर्चुनेटली लाहौर की एग्जाम्पल में देता हूँ, जो नुकसान हुआ था वो हुआ इसी वजह से था कि कुछ ऐसी सोसाइटीज थी, कुछ ऐसे रेजिडेंशियल एरियाज डेवलप हो गए थे जो कि फ्लड प्लेन के अंदर बल्कि रिवर बेड के अंदर चले गए थे, जिसकी वजह से काफी नुकसान उठाना पड़ा। अब जाते जाते एक और बात आपको यहाँ पे मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बताता चलूं, अगर हम साइंटिफिक बेसिस के ऊपर यही फ्लड जोनिंग करते हैं और उसके लिए जो सबसे आइडियल प्लेस हमें नजर आता है वो मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और उसके इर्द गिर्द जो चनाब का इलाका है, वहां पे हम इसको फ्लड प्लेन मैनेजमेंट कर सकते हैं, जिससे डाउन स्ट्रीम का जो एरिया है उसको काफी हद तक हम बचा सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे आपको मैंने शुरू में बताया कि इससे न सिर्फ ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है बल्कि जो फसलों के ऊपर सेडिमेंट आता है वो भी काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स अपने साथ लेके आता है। अब पंजाब के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एनुअली तकरीबन 0.5 से 1 मीटर हो रही है। सो अगर हम फ्लड प्लेन को मैनेज करते हैं, रिवर बेसिन प्लानिंग करते हैं, वाटरशेड की हेल्थ को मैनेज करते हैं, उसमें नेटिव स्पीशीज ऑफ ग्रासेस, श्रब्स एंड ट्रीज लगाते हैं, तो न सिर्फ मजीद इरोजन से हम बच सकते हैं बल्कि हम जितने भी इंजीनियरिंग सोल्यूशन के ऊपर हम अपनी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं या हमें उसके ऊपर पैसा लगाना पड़ता है, हम उसको बाकी प्रोडक्टिव कामों के अंदर लेके जा सकते हैं। आखिर में एक प्रोवर्ब याद आया मुझे कि वी कैन नॉट कंट्रोल द फ्लड्स 100%, but yes, we have to learn how we can accommodate it effectively.